Hello everyone and welcome back to हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है कंटिन्यूटी में इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जिन्होंने भी वो वीडियोस मिस आउट किए हैं लिंक को रेफर कर सकते हैं और वीडियोस में जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस अब तक के कवर हुए हैं उन्हें देख सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर तरीके से ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हमने जो लिया है वो है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मीनिंग क्या हुआ है? एट अ लॉस पहले भी बताया था, यहाँ पे हम एक्चुअल वर्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट करके उसको नहीं समझेंगे। यहाँ पे फ्रेजेस जो होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर दिए हुए हैं तो एक्चुअल मीनिंग से उनका मीनिंग रियली अलग होता है। जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वही नहीं होता। तो यहाँ पे एट अ लॉस का मीनिंग हुआ टू बी अनेबल टू डिसाइड। टू बी अनेबल टू डिसाइड यानी निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय जब लेने की बारी आती है किसी भी चीज में तब वहां पे मुश्किल ही होती है, मुश्किल होता है, असमर्थ हो जाते हैं। वहां पे उन्हें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। राइट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। नॉट नोइंग कि करना क्या है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जाना है नहीं जाना है, डिसीजन ये लेना है कि नहीं लेना है, सोच ही नहीं पाते, उसे कहा जाता है एट ए लॉस। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है आई एम एट ए लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। देखिए क्या कह रहा है, आई एम एट लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। क्या हुआ ये समझाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, या मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे बताना है कि क्या हो गया। अब ऐसा कब होता है? कोई ऐसी अनचाही घटना घट चुकी हो जो आपने सोची ही नहीं हो, सडनली कुछ ऐसा हो गया, तब भी हो सकता है। या फिर किसी चीज को लेके जब हम एम्बेरसमेंट फील करते हैं, एम्बेरसमेंट, राइट, तब भी ऐसा हो सकता है वी आर एट लॉस ऑफ वर्ड। मुझे नहीं पता अब क्या कहना है, आई डोंट नो व्हाट टू से। राइट, क्या हुआ ये समझने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब ऐसा कुछ भी होता है व्हेन वी आर अनेबल टू डिसाइड, जब भी हम वी आर अनेबल टू डिसाइड, तब फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेज कौन सा सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम? एट ए लॉस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एट अ पिंच। जनरली पिंच का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी को चुट्टी काटते हैं, पिंच, या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट यानी जरा सा, पिंच एकदम इतना सा। तो यहाँ पे एट अ पिंच का मीनिंग क्या होता है? इन अ ट्रबल। एट अ पिंच यानी जब कोई मुसीबत में है, इन अ ट्रबल, या फिर कोई ऐसी बैड सिचुएशन में है, इन अ बैड सिचुएशन, तब फ्रेज क्या यूज कर सकते हैं? एट ए पिंच। बैड सिचुएशन यानी क्या हुआ? कोई बुरी स्थिति। जब भी कोई किसी बुरी सी स्थिति में है तब एट अ पिंच कह सकते हैं। और इन अ ट्रबल का मीनिंग क्या होता है? जब कोई मुसीबत में है, राइट, तब भी एट अ पिंच। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर वापस मीनिंग पे आएंगे। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो क्या है? There is a space for 3 people. देखिए, there is space for 3 people for at a pinch. For at a pinch. एक कार का एग्जाम्पल ले लेते, चलिए। एक कार है जिसमें 3 लोगों की ही जगह है, 3 people. स्पेस कितने लोगों की है? 3 people, राइट। लेकिन अगर 4th पर्सन को भी हम बिठा सकते हैं उसमें, लेकिन तब क्या होगा? देयर विल बी अ ट्रबल फॉर एट अ पिंच। अगर कोई मुसीबत आई या फिर कोई ऐसी बुरी स्थिति हुई कि उन्हें ले जाना पड़ेगा, तो 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं। तो देयर इज अ स्पेस फॉर 3 पीपल फॉर एट अ पिंच, यानी व्हेन इन अ ट्रबल और इन अ बैड सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आता है वो है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ यानी आर्म्स लेंथ नहीं, एट आर्म्स लेंथ यानी अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। देखिए, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली
किसी से दोस्ती नहीं करना उसे कहा जाता है एट आर्म्स लेंथ, या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करना, उनसे ज्यादा क्लोज ना होना, उनसे ज्यादा इंटरेक्शन ना हो, ऐसी लगातार कोशिशें करते रहना, राइट, उसे कहा जाता है एट आर्म्स लेंथ। किसी से भी, इसे काट देते हैं, किसी से भी दोस्ती, ज्यादा दोस्ती नहीं करना, दोस्ती नहीं करना, राइट, वो होता है एट आर्म्स लेंथ। एग्जाम्पल देखते हैं, दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर एंड आर कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ। देखिए, वो अब उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं और उसके साथ निकटता से बधे रहे हैं। क्या कह जा, क्योंकि अब उन्हें इन पे भरोसा नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट हर, इसीलिए कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ, यानी जितना हो सकते हैं, हो सकता है उनसे, उतना वो उनसे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली विथ समवन और समथिंग। देखिए क्या हुआ, टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज, बीइंग वेरी क्लोज, राइट, उसे कहा जाता है एट आर्म्स लेंथ। क्लियर फॉर ऑल? यस। नेक्स्ट आता है एट डैगर्स ड्रॉन। क्या है? एट डैगर्स ड्रॉन, यानी टू हैव अ बिटर एनमिटी, कट्टर दुश्मनी होना, किसी के भी साथ कट्टर, कट्टर दुश्मनी, दुश्मनी होना, राइट, उसे कहा जाता है एट डैगर्स ड्रॉन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, टू बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना। जब दो लोग आमने सामने हैं, एक दूसरे से नहीं बनती है, लेकिन बात भी कैसे करेंगे, शत्रुता से, कड़वाहट से, एक दूसरे पे चीख के, चिल्ला के, उसे कहा जाता है एट डैगर्स ड्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल क्या दिया है वो देखेंगे। She is at daggers drawn with her colleagues। क्या कहा जा रहा है, उसकी अपने साथियों के साथ कड़वी दुश्मनी है। कलीग्स क्या होते हैं? कलीग्स, जिनके साथ हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कलीग्स होते हैं, राइट। तो शी इज एट daggers drawn, वो जो है एट daggers drawn, यानी उनके साथ उनकी नहीं बनती है और उनके साथियों के साथ उसकी कड़वी दुश्मनी है, तो वो हुआ daggers drawn, यानी बिटरली हॉस्टाइल, बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, उसे कहा जाता है daggers drawn। फिर हमने जो नेक्स्ट लिया है वो काफी सिंपल है समझने में, एट ईज। एट ईज का मीनिंग क्या हुआ? एट ईज, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यानी दर्द और चिंता जिसे कहते हैं, चिंता से मुक्त, दर्द और चिंता से जो एकदम ही मुक्त है, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो दे आर एट ईज। या फिर इसी चीज को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, वो क्या होगा, जब भी कोई ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आरामदायक बनाना किसी भी चीज को, जैसे मेक कंफर्टेबल, आरामदायक बनाना, या फिर आवश्यक करना कि वो एकदम ही बराबर है, ठीक है, एकदम ही कंफर्टेबल है, उस जोन में है, तब भी हम इडियम एंड फ्रेज एट ईज का यूज कर सकते हैं। एट ईज मीन्स जहाँ पे दर्द नहीं है, चिंता नहीं है और एकदम ही आरामदायक स्थिति में वो है, तब हम कहेंगे शी इज एट ईज और ही इज एट ईज और दे आर एट ईज, कुछ भी। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो लिया है उसे एक बार रेफर करेंगे। I never feel completely at ease with him। देखिए, मैं उसके साथ कभी भी पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करता हूँ। I never feel completely at ease with him। जब भी मैं उनके साथ होता हूँ तब मैं सहज महसूस नहीं करता। यहाँ पे सहज यानी क्या हो सकता है, सेंटेंस वाइज एट ईज, या फिर मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, या फिर सेफ फील नहीं करता हूँ। लगातार एक चिंता मेरे दिमाग में चलती ही रहती है, एक कश्मकश में रहता हूँ। तो इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता है। क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट आता है एट वंस फिंगर एंड्स। एट वंस फिंगर एंड्स यानी
टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, या फिर टू बी एक्सपर्ट इन, पूरी तरह से पूरा पूरा ज्ञान होना या फिर निपुण होना। एक्सपर्ट, जो भी कोई एक क्षेत्र है, राइट, अगर किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में एकदम ही एक्सपर्ट है, पूरा नॉलेज है उन्हें। वैसे कोई भी एक फील्ड हो सकती है जिनमें वो एक्सपर्ट है, कंप्लीट नॉलेज है, तब हम क्या कहेंगे? एट वंस फिंगर एंड्स, पूर्ण पूर्ण ज्ञान होना, पूर्ण ज्ञान होना या फिर निपुण होना। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द हिस्ट्री आर एट माई फिंगर्स एंड, देखिए इतिहास के सभी महत्वपूर्ण विषय मेरी उंगलियों पर है, यानी सब कुछ पता है मुझे। आई हैव अ कंप्लीट नॉलेज, कौन से फील्ड की? हिस्ट्री की, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। क्लियर? एट वंस फिंगर एंड्स। फिर नेक्स्ट आता है एट वंस विथ्स एंड। देखिए एट फिंगर्स एंड यानी एक्सपर्ट होना, राइट। फिंगर्स एंड का मीनिंग हमने जो समझा था वो था एक्सपर्ट होना। अब एट वंस विथ्स एंड यानी पजल्ड या फिर कोई कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड होता है, या फिर हम कहते हैं ना चकित रह जाना, वो होता है एट वंस विथ्स एंड, यानी कंप्लीटली पजल्ड या फिर परप्लेक्स, या फिर उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यही पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, कंफ्यूजन में ही है, नॉट नोइंग व्हाट टू। जब सडनली कभी कोई सिचुएशन आई तो नहीं कर पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले पाते। एग्जाम्पल देखते हैं। I have tried every possible source without success. Now I am at my wits end. मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बिना सक्सेस के, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट नाउ आई एम एट माय विट्स एंड, अब मुझे नहीं मार पता, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू। फिर नेक्स्ट आता है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। यहाँ पे क्या होगा इसका मीनिंग? काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। एट सिक्सेस एंड सेवेंथ यानी अगर हम हिंदी में इसे कहें तो होगा अस्त व्यस्त, सब चीजें अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त, राइट, इन डिसऑर्डर, इंग्लिश में इन डिसऑर्डर, टोटल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पूर्ण तरह से पूरी पूरी तरह से आप कंफ्यूजन में ही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए अब अगर हम ये फोटो इमेज को रेफर करेंगे तो भी समझ आ जाएगा, इधर 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 कहाँ, लेकिन कोई एक प्रॉपर चीज पे नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। एग्जाम्पल देखते हैं। When the visitor arrived, we were still at sixes and sevens. देखिए अगर कोई विजिटर आ रहा है, हमें पहले से ही पता है कोई आने वाला है, तो हम पूरी तैयारी के साथ रेडी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है? जब विजिटर्स आए, we were still at sixes and sevens. सब कुछ अस्त व्यस्त था, हमें मालूम ही नहीं था अब क्या करना है, कंफ्यूजन में थे। पहले लेके जाना है, ग्रीट करना है, कुछ सर्व करना है, क्या करना है, right? So that is at sixes and sevens in disorder. Yes. फिर नेक्स्ट आता है at stake. ये कहीं लोगों ने सुना होगा, at stake यानी at risk और insecure, जोखिम में होना कुछ भी, right? कुछ भी जोखिम में होना, जोखिम में, या फिर असुरक्षित होना, या फिर सब कुछ दाव पर होना, ये भी कह सकते हैं। ये भी एक मीनिंग हो सकता है, जब भी कुछ दाव पर है तभी भी एवरीथिंग इज एट स्टेक, सब कुछ दाव पर लग चुका है। एग्जाम्पल देखते हैं। that this decision puts our lives at stake. देखिए क्या कहा जा रहा है, अभी इन्होंने जो निर्णय लिया है, ये जो डिसीजन लिया गया है, उससे शायद नहीं, उससे शायद भी कह सकते हैं, या फिर उससे हमारी जिंदगियां जो है, our lives are at stake, असुरक्षित है, या फिर हमारी जिंदगियां दांव पर लग चुकी है, जोखिम है, राइट, दैट इज एट स्टेक। नेक्स्ट आता है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर यानी क्या होता है हिंदी में? एक बार ट्राई करेंगे समझने की। एट लास्ट मोमेंट यानी आखिरी वक्त में, एट 11th आवर। एग्जाम्स की पढ़ाई शुरू करते हैं हम एट द 11th आवर, आखिरी वक्त में, राइट। यस, एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है। He arrived there at 11th hour. देखिए कब पहुंचे वहां पे? When अंतिम समय में वे वहां पे पहुंचे। When did he reach?
अंतिम समय में, अंतिम समय, अंतिम समय में मैं वो वहां पर पहुंचे। एट द 11th आवर, यानी जब भी हम कुछ भी लास्ट मोमेंट पे करते हैं, समय खत्म ही होने वाला है तब करना शुरू करते हैं, तब हम यूज करते हैं एट द 11th आवर, अंतिम वक्त। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो को फिर से रेफर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।